हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लॉर्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पर दो बातें आ गई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में। पहली है एन एग्रीमेंट और सेकंड है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यानी अगर किसी एग्रीमेंट में हम इन्फोर्सेबिलिटी मिला दें या इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यानी हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे हमारा एक सिंपल एक फॉर्मूला क्या डिराइव होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि एग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब है। तो एग्रीमेंट समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी गई है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। सो एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। तो डेफिनेशन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इज एवरी प्रॉमिस एंड द सेकंड इज एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये बोल रही है कि हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे कि इस डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सो कैन वी से कि हर प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है? द आंसर इज यस। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, और ये जो सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं ये एक दूसरे के लिए क्या काम कर रहे हैं, कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ प्रॉमिस किया और इन रिटर्न पर्सन बी ने भी पर्सन ए को कुछ प्रॉमिस किया। तो पर्सन बी ने जो प्रॉमिस किया वो क्या है, कंसिडरेशन है पर्सन ए के प्रॉमिस के लिए। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है, सेट ऑफ प्रोमिसेस विच आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो इन दोनों में फर्क क्या है, पर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस में फर्क क्या है। प्रॉमिस इज ऑलवेज यूनिलेटरल एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब है ये है बाइलेटरल, यानी ये दो तरफ से हैं। सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब दो प्रोमिसेस दोनों तरफ से। बट सिंगल प्रॉमिस या जब हम बोलते हैं एवरी प्रॉमिस तो ये एक यूनिलेटरल थिंग है, यूनिलेटरल टर्म है। यानी एक पार्टी कुछ प्रॉमिस कर रही है एंड द सेकंड पार्टी इज जस्ट एक्सेप्टिंग इट। सो इट इट ऑल्सो बिकम्स एन एग्रीमेंट। इट ऑल्सो बिकम्स एन एग्रीमेंट। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। सो एक प्रॉमिस एग्रीमेंट तो बना सकता है पर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें हमें एनफोर्सेबिलिटी ऐड करनी होती है। अभी हम एनफोर्सेबिलिटी कैसे ऐड करते हैं इसको अभी हम आगे समझेंगे, पर उससे पहले हम जरा प्रॉमिस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है। सो जो प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई है 2 क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या बोलती है प्रॉमिस की डेफिनेशन? बहुत बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो यहां पर सिंपल सी चीज है, एक प्रपोजल, एक हमारे पास एक प्रपोजल है और जब उस प्रपोजल को हम वैसे ऑफर भी बोलते हैं,
इंडियन लॉ में हम इसको प्रपोजल बोलते हैं और इंग्लिश लॉ में हम इसको ऑफर बोलते हैं। ठीक है। सो जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? सिंपल प्रॉमिस बन जाता है। सो इफ मैं किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं और सामने लेट से मैंने कहा कि मैं आपको अपनी कार दूंगा या मैं आपको अपनी कार गिफ्ट करूंगा, एंड द ये मेरा प्रॉमिस है, और सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है। और अभी हमने समझा कि प्रॉमिस भी क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस भी क्या होते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। पर क्या खाली एग्रीमेंट इनफ है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? नहीं, उसमें क्या चाहिए हमें? इन्फोर्सेबिलिटी चाहिए। तो हम उस इन्फोर्सेबिलिटी को अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार हम प्रॉमिस के अंदर जो अभी हमने पढ़ा प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? प्रपोजल, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब जरा हम ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल इंग्रेडिएंट है। चलिए, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रपोजल है वो हम इंडियन लॉ में वर्ड यूज करते हैं, और ऑफर जो है हम इंग्लिश लॉ में वर्ड यूज करते हैं। एक्सेप्टेंस जो है उसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज बी में दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में, और ऑफर जो है वो 2 क्लॉज ए में दिया गया है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोलता है ऑफर की डेफिनेशन। चलिए, हम इसी के साथ इसी डेफिनेशन से प्रपोजल या ऑफर के कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी डिराइव करेंगे। चलिए समझते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अभी हम यहाँ पर पॉज लेते हैं थोड़ा सा, और अभी इतना सिर्फ हम लाइन समझते हैं। तो हमने क्या बोला? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करे, तो वन पर्सन टू अनदर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एसेंशियल क्या हो गया? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। देयर मस्ट बी टू पार्टीज। इसके बाद समझते हैं, फिर क्या बोल रहा है ये? सिग्निफाइज। तो सिग्निफाइज का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो जब दो पार्टीज आपस में, या एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करे, क्या? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो यानी जो ऑफर है वो दो तरीके का हो सकता है, जहां पे एक पॉजिटिव वर्क के लिए बात हो रही हो या फिर नेगेटिव वर्क के लिए बात हो रही है। अगर वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कुछ काम करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एफर्मेशन है, या पॉजिटिव वर्क के लिए वो ऑफर कर रहा है। बट इफ इज ऑफरिंग टू ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो ये भी एक ऑफर ही है, बट यहां पर ये कैसा ऑफर है? ये नेगेटिव है। ये कैसा है? ये नेगेटिव है। यानी कुछ ना करने के लिए वो कुछ ऑफर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपनी विलिंगनेस। हमें जो समझना है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यानी कि जो प्रपोजल या विलिंगनेस शो की जा रही है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, वो इस इंटेंशन या इस मोटिव से की जा रही है कि उसको, वन पार्टी को अदर पार्टी से क्या लेना है? उसका एसेंट लेना है उस काम को करने या ना करने के लिए। यानी वो एक रैंडम ऑफर या एक रैंडम जनरल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो डिस्कशन या वो विलिंगनेस या वो जो कम्युनिकेशन है वो इस मोटिव या इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि उसको सामने फर्स्ट पार्टी को दूसरी पार्टी से क्या करना है? एसेंट ऑब्टेन करना है उसकी उस काम को करने या ना करने के लिए। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हम उसको बोलते हैं कि दैट द पर्सन हैज मेड अ ऑफर। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब इसी ऑफर को, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। यानी जिस पर्सन को वो ऑफर दिया गया है और वो पर्सन अपना एसेंट सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट, अपनी वो एसेंट कम्युनिकेट कर दे। अगर वो अपनी एसेंट कम्युनिकेट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द प्रपोजल इज सेड टू बी
एक्सेप्टेड, यानी अब वो प्रपोजल क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो चुका है। सो एक पर्सन जब किसी पर्सन को प्रपोजल करता है, ऑफर देता है, और उसको सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बन जाता है आपका प्रॉमिस, बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस। और यही जो प्रॉमिस है क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट। या फिर क्या हो सकता है, ये प्रॉमिस की जगह हमारा सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकता है। तो ये अगर प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट। अब हमें तो पर बात किसकी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जब हम इसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देते हैं, जब हम इसी एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब हम समझते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी हम कैसे इसके एग्रीमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए बेसिक इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, और एक पार्टी अपने पार्ट का एग्रीमेंट परफॉर्म करने से मना कर दे, या किसी टर्म का ब्रीच कर दे, तो उस केस में हम उस एग्रीमेंट के लिए, अपने रेमेडीज के लिए कोर्ट में जा सकें, इसको हम बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। तो यानी अगर वो एग्रीमेंट बैक्ड बाय लॉ है, यानी हमारे पास उसके लिए ब्रीच के लिए रेमेडीज अवेलेबल है, हम लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं उस रेमेडी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। अब हमें समझना है हमारे पास इन्फोर्सिबिलिटी आती कहां से है। तो ब्रॉडली जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो आती है हमारी सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो बेसिकली अगर हम बात करें हमें बताता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। यही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हमें एक एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर किसी एग्रीमेंट में ये वैलिड एसेंशियल्स मिसिंग है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। और अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली उसमें उसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी नहीं होगी, यानी हम उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, किसी पार्टी के लिए अगेंस्ट कोर्ट में जाकर अपने रेमेडीज के लिए नहीं स्टैंड ले सकते हैं। तो क्या बोलता है सेक्शन 10, जरा एक बार समझते हैं हम, फिर वहां से हम इसकी जो असेंशियल्स हैं वो डिराइव करेंगे। पहला अगर हम डेफिनेशन स्टार्ट करें, ये बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, तो यानी सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर कब होते हैं, व्हेन दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, जब वो बने हो फ्री कंसेंट से। तो यानी पहला एसेंशियल हमारा क्या है, फ्री कंसेंट। सेकंड, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब पार्टीज जब मैं कह रहा हूं तो यहां पर क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी टू पार्टी, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी पार्टीज मस्ट बी पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो हमारे पास कॉम्पिटेंसी भी क्या हो गया, एक इंग्रेडिएंट हो गया, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। फिर क्या बोल रहा है ये, साथ में एक क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट का एक लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट आ गया, साथ में लॉफुल कंसिडरेशन भी आ गया। तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली हेयर बाय डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या मतलब हुआ इसका, कि यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ये, या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए ये जिसको ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बताया गया हो। कौन से वो एग्रीमेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी वॉइड बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हम आगे बातें करेंगे इनके बारे में। पर सेक्शन 10 के अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल है जिसको हम बोलते हैं इंटेंशन टू क्रिएट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये सेक्शन 10 के डिफिनेशन में नहीं मेंशन है,
ये एक इंग्लिश कॉमन लॉ से डिराइव्ड एक इंग्रेडिएंट है जो ये बोलता है कि दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक करके जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं इनको समझते हैं। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, जो कंसेंट है, सबसे पहले फ्री कंसेंट से पहले हम समझते हैं कंसेंट क्या होता है। तो जो कंसेंट है उसकी डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बोलती है देयर मस्ट बी कंसेंसस, कंसेंसस एड इडम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब ये हुआ कि कंसेंट का मतलब ये है कि जब दो पार्टी सेम चीज पर एग्री करे इन द सेम सेंस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं एग्जांपल से। सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए, और वो अपनी एक कार है, उसके पास दो कार हैं, लेट से कार वन एंड कार टू, और वो अपनी कार सेल करना चाहता है। एंड वो अपने एक फ्रेंड पर्सन बी से डिस्कस कर रहा है कि मुझे यार अपनी कार बेचनी है, मैं आई वांट टू माई सेल माई कार फॉर दिस प्राइस। एंड पर्सन बी एग्रीज कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये कार खरीदनी है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर कार। सो अब ये बेसिकली क्या बन गया, एक इसने एक ऑफर दिया कि आई वांट टू सेल माई कार, और इसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया कि ठीक है मुझे कार खरीदनी है। बट यहां पर ए जो है वो अपनी कार वन की बात कर रहा है, और पर्सन बी को लगा कि वो कार बी की बात कर रहा है। तो यहां पर ये कंसेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो कंसेंसस एडिडम नहीं है, क्योंकि सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। वो कार ए की बात वन की बात कर रहा है और पर्सन बी कार बी के टू के रिलेटेड बात कर रहा है। तो इसीलिए कंसेंट होने के लिए कंसेंसस एडिडम होना बहुत जरूरी है। अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? देखिए, फ्री कंसेंट का मतलब है, फ्री कंसेंट का जो मतलब है वो है एनी कंसेंट। ठीक है, एनी कंसेंट अभी हमने समझा क्या है, कंसेंसस एडिडम। तो एनी कंसेंट विच इज फ्री फ्रॉम coercion, which is free from coercion, which is free from undue influence, which is free from fraud, which is not under misrepresentation, और which is caused by mistake। तो ऐसी कंसेंट जो इन पांच चीजों से फ्री है, ना तो वो कॉर्जन से डिराइव्ड है, ना उसके अंदर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ना कोई फ्रॉड किया गया है, ना कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है, ना ही कोई मिस्टेक है, तो ऐसी कंसेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। अगर हम इसके बाद कॉम्पिटेंसी की बात करें तो पार्टीज मस्ट बी मेजर, और मेजर का क्या मतलब है? एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट द पार्टीज मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज। सेकंड, कॉम्पिटेंसी का ही मतलब है कि मेजर होना चाहिए पार्टीज, और दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। तो यहां पर दो बातें आती हैं कॉम्पिटेंसी में, द पर्सन शुड बी मेजर और एंड द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो हम ऐसे पर्सन जो मेजर है और जो साउंड माइंड है उसको हम क्या बोलेंगे? द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन की, समझते हैं लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो कंसिडरेशन इज बेसिकली यू द प्राइस यू पे फॉर द प्रॉमिस। बट व्हाट डज द लॉफुल मीन? सो लॉफुल का मतलब है कि ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए विच इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, यानी वो लॉ में फॉरबिड ना किया हो, लॉ ने उसको कहीं भी क्रिमिनलाइज या पेनलाइज ना किया हो, वो इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। इसके बाद इट मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट, कंसिडरेशन जो है वो फ्रॉडुलेंट भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट डज नॉट डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ,
डजंट डिफीट द, यानी डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ है, उस लॉ में कोई चीज मेंशन है, एंड आपने एक ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि आप उस लॉ को बाईपास या ओवरपास करने की कोशिश कर रहे हैं उस एग्रीमेंट को बनाकर, तो ऐसा भी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा और वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इट डजंट इट मस्ट नॉट कॉज इट मस्ट नॉट कॉज एनी इंजरी टू पर्सन और इट्स प्रॉपर और हिज प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसा भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंसिडरेशन जिसमें ये सारी चीजें का ध्यान रखा गया हो वो क्या हो जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स की जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, यानी उन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशली वॉइड डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज यानी आप किसी को शादी ना करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते एक एग्रीमेंट के अंडर। ऐसा एग्रीमेंट जो है वो बाई ऐसा एग्रीमेंट जो है वो प्राइमा फेसाई वॉइड ही कंसीडर किया जाएगा बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रेन नहीं कर सकते बिकॉज वो उसका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कि आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि आप इस एग्रीमेंट के अंडर अगर कोई ब्रीच होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसको कोई लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट नहीं परस्यू कर सकते, तो उस केस में ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, जो सर्टेन नहीं है, एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर जो किए गए हैं, वॉइड डिक्लेयर किए गए अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इनमें से अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा कभी भी। हमने एसेंशियल्स में समझा फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हमारा। इसके बाद हम हमारे पास है लॉफुल ऑब्जेक्ट और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये एक सिंपल ओवरव्यू है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सब असेंशियल्स को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो के साथ मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और आने वाली वीडियोस के साथ हम धीरे धीरे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेंगे इन डिटेल। सो ये वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या होते हैं, पर हमने जितने भी असेंशियल डिस्कस किए यहाँ पे उन सबको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली आगे वाली वीडियोस में। सो सब्सक्राइब फॉर द upcoming videos. Thank you for watching.